बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, जो अमेरिका में अपने फ़राइज़ इंजाम दे चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। जो ईरान का हमला हुआ उसके बाद जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान जो है हमले का जवाब का हक महफूज रखता है और सफ़ीर वापस हुए हैं। 2019 से इन तंजीमों के बारे में बातचीत भी चलती रही। इमरान खान साहब की भी एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें बाकायदा तौर पर एडमिट किया गया कि इस तरह के मामलात हैं। ये बहुत बड़ा मामला था। कौम हैरान थी कि गैस पाइपलाइन के मंसूबे, तिजारत, बरादराना ताल्लुकात, और फिर अचानक ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तफसील मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई थी, जिस तरह कुछ मामलात ईरान में 11 फौजियों के उनके जो हलाकत के मामला हुआ। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात है कि 15 मिनट पहले इस हमले से निगरान वजीर आजम जो अनवारुल्लाह काकड़, उनकी मुलाकात ईरानी जो वजीर खारजा उनसे भी हुई और पेशगी इतला नहीं दी गई। सारे मीडियम चैनल्स खुले हुए थे हालांकि। और इसके साथ साथ जो माजी में हम देखें तो एबटाबाद, सलाला और ऑपरेशन रेमंड डेविस का मामला हुआ। पाकिस्तान में 410 ड्रोन हमले तक हुए अमेरिका की तरफ से। और फिर 2019 में इमरान खान की हुकूमत के दौर में बालाकोट का हमला हुआ, आपको याद होगा, जिसपे पाकिस्तान ने रिटेलिएट फौरन रिस्पॉन्ड भी किया था। और अब जो इलेक्शन का वक्त है, 21 दिन सिर्फ रह गए हैं, इलेक्शन बिल्कुल करीब है। और क्या ये मामला मनसूखी की तरफ जा सकता है? ये तमाम चीज़ें एजाज चौधरी साहब के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर ज्वाइन किया। सबसे पहले जो अभी हमला हुआ, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे बरादराना ताल्लुकात थे, एक दहाइयों से एक मामला था, अचानक पहली दफ़ा 76 साल में इतना बड़ा मामला हुआ। अब आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल में क्या रिस्पॉन्स हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वही है जो उसने दिया, क्योंकि हमारे लिए ये बाइस ताज्जुब भी है और बाइस तशवीश भी कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से इस किस्म का वाकया पेश आ जाए। बॉर्डर के ऊपर मसाइल थे, बड़े अरसे से हैं। कुछ ये तंजीमें काम कर रही हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से, कुछ ईरान की तरफ से। तो बॉर्डर पे मसाइल रहे हैं और इनके आपस में बातचीत भी रहती है। लेकिन आप पंजगूर में आके एक मिसाइल और ड्रोन से करेंगे तो ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी आपने क्रॉस की है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ब्रीच की है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा पुरजोर एहतजाज जो किया गया वो बजा है। मेरे ख्याल में वो ठीक है। बल्कि पाकिस्तान ने एक किस्म का तहम्मुल और जब्त का मुजाहरा किया है कि उसने एकदम से इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहा है कि ताकि मामले को सुलझाया जा सके। जी। अच्छा सर, इसके साथ साथ अभी चीन की भी एंट्री, दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि आपको ऐसे इकदाम ना करें कि जिससे ये मामला बढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान के तो ताल्लुकात इस लेवल पे थे कि इन्हें थर्ड पार्टी या एक नेगोशिएटर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि चीन इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? दोनों को उनके मसाइल जो भी बन चुके हैं देखिए, या बन चीन ने जाएंगे? अभी तो चीन ने सिर्फ ये कहा है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें, जो मेरे ख्याल में बड़ी साहिब बात है। चीन ने कोई ये नहीं कहा कि हम बैठ के आपकी सुलह सफाई कराते हैं। ये तो वहां कहा जाता है जहां पे दो तरफा मामलात जो हैं बिल्कुल मुनक़ता हों, जिस तरह हिंदुस्तान के साथ है या किसी वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान थे। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तो चैनल्स खुले हैं, तो बातचीत भी हो रही है। अभी ईरान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोन पे राब्ता हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात नहीं है कि चैनल्स नहीं हैं, चैनल्स हैं। और मेरे ख्याल में उन चैनल्स को इस्तेमाल करके जो मसला पैदा हुआ है उसका हल ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी रेड सी में आपको पता है जो सिचुएशन इस वक्त अमेरिका, यूके की और यमन की बनी हुई हौसियों के बारे में, उसमें पाकिस्तान का नेवल शिप भी वहां पर मौजूद है। और ईरान ऑफ कोर्स जो यमन के हौसी उनकी बैक करता है, सारी दुनिया जानती है, उनकी प्रॉक्सी का एक पूरा सिस्टम है। आपको लगता है कि ये मामला उसका भी कोई रद्द अमल है कि आप क्यों उनकी मदद कर रहे हैं, वहां शिप क्यों भेजा गया, इस तरह की कोई बात हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो इसका इंदिया देना चाहिए था। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जो जुंदुल्ला की तंजीमें थी, जिस तरह जैश उल अदल वगैरह है, इनके ऊपर हम करना चाहते हैं। हमारे भी, मैंने कहा ना कि मसाइल थे, बिल्कुल लेकिन उनको इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता था। ये वो रेड सी के ऊपर एक अपनी एक सिलसिला चल रहा है, उसमें पूरी दुनिया जो है वो अपने अपने जो तजारत है और जो शिप्स हैं उनके हवाले से काम कर रही है। तो वो तो हिंदुस्तान के तो कहीं ज्यादा
शिप्स वहां पे मौजूद हैं, तो क्या ईरान अब हिंदुस्तान के उसके ऊपर भी करेगा? आधी दुनिया के वहाँ जी जी मिलिट्री बिल्कुल। नेवल बेस पहुंचे हुए हैं शिप्स, तो क्या सब पे अब अटैक करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि उसका इसके साथ कोई ताल्लुक है। ठीक। अच्छा, अभी सर इसके अलावा जो पाकिस्तान में भी आपको पता है पहले भी इस तरह के हमले होते रहे, अमेरिका ने भी किए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, सलाला हुआ, उसके अलावा जो रेमंड डेविस हुआ वो तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी ड्रोन हमले होते रहे 410 के करीब जैसे माजी की हुकूमतों में। लेकिन फिर 2019 में जो खान साहब की हुकूमत थी जब, उस वक्त बालाकोट का मामला हुआ जिसपे पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, और आपको लगता है कि ये मामला उसकी तरह का जुड़ा हुआ है कि उनके वो भी ये इल्जाम लगाते थे कि यहाँ पर प्रॉक्सीज हैं, इनकी जो तंजीमें हैं, तो हिंदुस्तान ने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो ये मामला मिलता जुलता है या इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है? देखिए, हिंदुस्तान ने अगर बालाकोट पे स्ट्राइक की तो उसका उनको फौरी फिलफोर जवाब भी मिल गया, और जी उनका पायलट भी पकड़ा गया, उनका जहाज भी गिर गया। और अगर ईरान उसको फॉलो कर रहा है या उस मॉडल से कोई लेना चाहता है, शय लेना चाहता है, तो वो उनको महसूस होगा कि ये पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाब करेगा। पाकिस्तान ने अगर जवाब नहीं दिया इस दफा ईरान को, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि ये एक दोस्त मुल्क था और जिसके लिए पहले सफारती जराए से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। वरना तो जो हिंदुस्तान ने किया था तो फौरी तौर पर हमने जवाब दिया था उसका। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी इलेक्शन के टाइम में 20 दिन रह गए हैं, आपको इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, जो अभी हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ भी मामला आपके सामने, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, फजलुर रहमान साहब वहां गए हुए थे, उनसे तंजीमों से बात कर रहे थे कि किसी तरह इलेक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। सिक्योरिटी के मामला पाकिस्तान में भी इंटरनली बहुत ज्यादा रेज किए गए। आपको लगता है कि ये इलेक्शन सबोटाज करने की कोई इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है, या इस तरह मामला उस तरफ जा सकता है? देखिए, इलेक्शंस तो हो रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई भी चीज इलेक्शंस को सेबोटाज कर सकती है। इलेक्शंस करा के एक एक स्टेबल मुस्तहकम हुकूमत पाकिस्तान की जरूरत है, और उस हुकूमत के तहत सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर सर जोड़ कर बैठे और इस किस्म के मसाइल को हल करे। क्योंकि ये जो बॉर्डर्स हैं जो ईरान के अलावा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी गैर मुस्तहकम है, इन सबको मुस्तहकम करने की जरूरत है। उसके लिए अपनी एक हिकमत अमली बनानी होगी, लेकिन इलेक्शंस होने जरूरी हैं क्योंकि उसके बाद ही एक सही निज़ाम जो है जिस पे दुनिया भी एतबार करे वो पैदा हो सकेगा। बिल्कुल। चौधरी साहब, आप एक बड़े सीजनल आपकी लाइफ है, डिप्लोमेटिक है, आपने वर्ल्ड में स्पेशली अमेरिका में बड़ा टाइम गुजारा। आपको क्या लगता है आज जो खारजा पॉलिसी है, अगर आप इसे कंपेयर करें लेट्स से इमरान खान की हुकूमत से ही कर लें, तो उसमें देखिए अब चाइना के साथ जिस तरह हमारे ताल्लुकात बड़े थिन लेवल पर पहुंच चुके हैं, हिंदुस्तान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ मामला है, अब ईरान के साथ हमारा ये मामला बन चुका है, तो ये क्या कैंप पॉलिटिक्स की वजह से या यूक्रेन का मामले की वजह से या अभी जो पैलेस्टीन का इशू है, इस वजह से हम लोग तन्हाइयों का शिकार हो रहे हैं, या क्या मामला क्या हो सकता है? क्या हमारे खारजा पॉलिसी में कुछ चेंजेस आने की जरूरत है? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तनहा हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी। पाकिस्तान के जो चीन के साथ हैं वो मामले बिल्कुल थिन नहीं हो रहे। चीन बल्कि उल्टा हो रहा है, बल्कि अब तो दोबारा रिवाइवल की तरफ चल पड़ा है। जो सीपे की दूसरी फेज है उसके ऊपर इसी तरीके से पाकिस्तान के जो SIFC की विंडो से चीन भी और सऊदी अरेबिया भी और UAE भी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाहता है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात को हल करने की जरूरत है। वो TTP की वजह से हुआ है, वरना तो तजारत भी और ट्रांजिट ट्रेड भी है और उनके साथ आपस में बड़े ताल्लुकात है पाकिस्तान के। ईरान के साथ भी ऐसा, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के मसाइल हैं और उसकी वजह पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने तो कहा कि हम दोस्ती चाहते हैं और कई किस्म के सिग्नल्स भी दिए, हमने करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया, LOC पे सीज फायर सब कुछ किया। लेकिन हिंदुस्तान की अपनी एक इस वक्त पॉलिसी चल रही है कि पाकिस्तान के साथ हमने रवाबत नहीं रखने, और उसका ताल्लुक ये है कि अपने मुल्क के अंदर भी वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर पे भी एक बड़ा सख्त हाथ लिखा हुआ है। तो वहां पे मसाइल जरूर हैं हिंदुस्तान के साथ, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी 3 ममालिक के साथ तो मामला हमारे चल रहे हैं। जी ठीक। अभी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन अमेरिका में आपका बड़ा टाइम गुजरा है, वहाँ एम्बेसडर भी रहे हैं, वहाँ पे ट्रंप की जो फिलहाल तो आयो में उनकी एक बड़ी जीत जो नजर आई, और वैसे भी जो पोलिंग उनकी जो स्टैट्स है, फिगर्स हैं, वो तो आप जानते हैं रिलायबल होते हैं बड़े, उसमें भी 58% से वो आगे जा रहे हैं। फिर ये जो मिडल ईस्ट की वोट बैंक है, ये भी इस दफा ज़ाहिर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाएगा, पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में वहाँ पे वोट बैंक 2.2 मिलियन
تو اس حالات میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آ سکتا ہے سیاسی طور پر؟ جو گورنمنٹ جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو سائفر کا معاملہ آپ کو پتا ہے وہ سارا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اور کس طرح آ سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں جی، پاکستان کے امریکہ نے جنوبی ایشیا میں اپنا جو ان کے لیے حلیف ہے وہ انہوں نے ہندوستان کو بنایا ہے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد چین کو کنٹین کرنا ہے، چین کو ابھرتے ہوئے چین کو روکنا ہے. تو اس کے لیے ہندوستان یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے، وہ ان کا دوست بن چکا ہے اور وہ ان کے ساتھ مل کر کوارڈ بھی اور دوسرے تیسرے منصوبے بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جس طرح کے پہلی حکومت میں تھے، اب بائیڈن کے ہیں اور بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ جائیں گے، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ عوامی سطح پر چل رہے ہیں. یعنی تعلیم کے میدان میں اور صحت کے میدان میں، آئی ٹی کے بہت سارے پروفیشنلز ہیں ہمارے جو جڑے ہوئے ان کے ساتھ. ہمارے طالب علم آج بھی امریکی یونیورسٹیوں میں جانا پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے زراعت میں ان کے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں. ہمارے بہت سارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس جو ہیں جو وہ سلیکان ویلی سے جڑے ہیں. تو وہ تعلقات چلتے رہیں گے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے سے ان تعلقات پہ پہلے بھی وہ کچھ فرق نہیں پڑا تھا، اب بھی فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہے کہ وہ کیا پاکستان کے ساتھ اس قسم کا دوبارہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کریں گے یا نہیں کریں گے، میں نہیں دیکھتا وہ ہوتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور وہ چین کا احاطہ کرنے کے لیے، اس کی کنٹینمنٹ کرنے کے لیے ہندوستان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. اور ہندوستان نے اگر اپنے لیے یہ کردار لیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ خود ان کو کرنا ہے. پاکستان میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اسی طریقے سے نارمل رکھے گا جو بھی ملک میں وہاں صدر منتخب ہو. وہ پیپل ٹو پیپل تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ابھی جو پاکستان میں جو پاپولر اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل آرگنائزیشن سیاسی جماعت جو ہے تحریک انصاف، جو ابھی خود گوگل ٹرینڈز کہہ رہا ہے 78% جو پاپولیرٹی میں ہے، اور اس کے رہنما جو عمران خان، ان کی ساری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. تو اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو وہ سائفر سے ہی سٹارٹ ہوا تھا سارا رجیم چینج آپریشن، جسے خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ یہ امریکہ سے آیا اور وہ سارا معاملہ ہوا. اس صورتحال میں وہ سارا تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تھا. اب اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ابھی ریسنٹلی عمران خان کے بارے میں بیانات بھی دیے، اس روشنی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تبدیلی آئے گی تو حالات بدلیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی داخلی سیاست کا امریکہ کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے. میں ان تمام ایون پی ٹی آئی کی حکومت نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہ تھے. تو میں نہیں بالکل، اور بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہاں لابسٹ ہائر کیا، اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، ان کا سفیر پی ٹی آئی کی قیادت سے ملتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں الجھانا اور بار بار لے کر آنا کوئی درست روش نہیں ہے. ہمیں اپنے معاملات کو خود سیدھا کرنا ہے اور یہی درست راستہ ہوگا. جی، لیکن سر اس میں اکانومسٹ میں خان صاحب نے ابھی دوبارہ کلیم کیا ہے کہ وہ سائفر امریکہ سے آیا تھا، ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ تو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے، اسے آپ کیسے سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ڈونلڈ لو صاحب نے اپنا ایک رائے دی ہمارے سفیر کو. ہمارے سفیر نے جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے وہاں پہ بھیج دی اور پاکستان کے پاس وہ خفیہ مراسلہ آ گیا. اب وہ خفیہ مراسلے کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ جی امریکہ چونکہ ہماری اس میں ملوث ہو گیا ہے اس لیے سب کچھ وہ بیٹھا کرا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا یہ شایان شان ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ ایک اتنا کم درجے کا کوئی اہلکار وہ پاکستان کے اندر پوری رجیم جو ہے نا وہ تبدیل کروا دیتا ہے ایک خط یا ایک مراسلے کے ذریعے. میں نہیں سمجھتا. نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر آپ اس کیس کو فالو کریں، سائفر جس کا ٹرائل خفیہ بھی ہو رہا ہے، اس میں سزائے موت، عمر قید کی بھی سزا ہے، اور وہ خفیہ طور پہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، اور جس انداز میں ہو رہا ہے وہ بھی شاید آپ نے فالو نہیں کرے کہ وہی کیس اس وقت سب سے بڑا کیس بنا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو وہ عمر قید یا سزائے موت بھی دے سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک ا لٹل انسیڈنٹ، اٹس سچ اے ہیوج تھنگ. جی، دیر آر ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس جی اس کیس کے. میں وہ سبجوڈس ہے، مجھے اس پہ رائے نہیں دے سکتا. میں تو صرف امریکہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. باقی بھی اس کے مختلف پہلو ہیں کہ خفیہ مراسلہ کہاں گیا، کہاں لہرایا گیا، وہ عدالت کرے فیصلہ، ہمیں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے. میں نے صرف رائے اس حد تک دی کہ امریکہ کی طرف سے اگر یہ کوئی کہا جائے بار بار کہ جی امریکہ پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرواتا ہے، میں ایز اے پاکستانی شہری میں اس کو اپنے شایان نشان نہیں سمجھتا. بالکل صحیح سر، ایگریڈ.
بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت دیا. I really appreciate it. Thank you so much. تھینک یو.